Hello everyone and welcome to Avision Institute and here's your educator रजत दुबे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एज यूजुअल डेली करंट अफेयर्स। जैसा कि हम कमिटेड हैं, हम इसको डेली लेकर के चल रहे हैं और आप भी कमिटेड रहिए, क्योंकि जो व्यूज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी दिन तो लोग देख रहे हो, किसी दिन लोग नहीं देख रहे हैं। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग सीरियस कितने हैं। अगर आप वाकई सीरियस हो, अगर एक टीचर कंसिस्टेंट होकर के आपके लिए वीडियोस डेली बना सकता है, तो आप एज अ व्यूअर, आप एज अ स्टूडेंट, आपको जो चीज गेन करना है इस वीडियो से बगैर किसी कॉस्ट के, सिर्फ इंटरनेट के डेटा से, तो आप उसमें कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो। तो अगर आप इस इनिशिएटिव को चाहते हो कि डेली बना रहे, तो बिल्कुल आप इसको डेली फॉलो करते रहिए रिलीजियसली एंड यस यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स फॉर द 8th of Feb। और पहला जो टॉपिक है हमारा वो आपके सामने, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एशिया का कहां पे एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है? कर्नाटका के तुमकुर में। तो डायरेक्ट वन लाइनर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है? तो कर्नाटका स्टेट में, और एग्जैक्ट लोकेशन तुमकुर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये एक नया ग्रीन फील्ड। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड? ग्रीन फील्ड मतलब पूरी तरीके से न्यू, उसका फाउंडेशन भी नहीं रखा गया है, सिर्फ प्लान दिमाग में है। और ब्राउन फील्ड मतलब उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना घर बनाना है तो आपने दिमाग में सोचा है कि इस तरीके से घर जो है वो बनाऊंगा, मैं प्लॉट लूंगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, ये आपके दिमाग में ग्रीन फील्ड है। ठीक है, और साथ साथ में ब्राउन फील्ड क्या कि आपने प्लॉट वॉट ले रखा है, अभी उस पे कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है, आपको मान लो 4 मंजिला मकान बनवाना है, आपने 2 मंजिला बनवा भी लिया है, तो वो होता है ब्राउन फील्ड की कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू है। तो ग्रीन फील्ड यानी कि पूरी तरीके से नया। ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगा, और ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगा ये एशिया का, जैसा कि हमने देखा कि लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा। और इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करेगा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के प्रोड्यूस करने के लिए ये होगा। और ये इंडिजेनसली मतलब स्वदेशी होगा, डिजाइन करा गया और डेवलप किया गया 3 टन के क्लास का। और इसके साथ साथ इसमें सिंगल इंजन होगा। क्या होगा? सिंगल इंजन होगा। मल्टीपर्पस, काफी सारे काम में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा। इसका जो यूनिक फीचर है वो है हाई मैन्यूरेबिलिटी। इसके फैसिलिटी में कहीं ना कहीं भारत जो है वो अपने सारे रिक्वायरमेंट जो है हेलीकॉप्टर्स का वो इंडिजेनसली कहीं ना कहीं एनेबल कर लेगा। और इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं, जैसा कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की, तो उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे एशिया का ये सबसे बड़ा होने वाला है, ना सिर्फ भारत का। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल जी का डेथ एनिवर्सरी। तो 1893 से 1942 आपको नजर आ रहा होगा। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ये फाउंडर भी थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं, क्योंकि सोशलिस्ट में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वो सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात होती है तो वहां पे सचिंद्र नाथ सान्याल जी आते हैं। ठीक है, साथ साथ इसको बनाया गया था ताकि जो आर्म्ड रेजिस्टेंस होता है, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आर्मी जो है वो, इन शॉर्ट, हम हथियार उठा सके। मेन फोकस इनका यही था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाया जा सके। इसको लेकर के सचिंद्र नाथ सान्याल ने मुहिम चलाई थी। सान्याल ने फाउंड करा था अनुशीलन समिति का एक ब्रांच, कहां पे? पटना में, ईयर 1913 में। तो अनुशीलन समिति के एक ब्रांच को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ईयर 1913, कहां पे? पटना में। ये भी याद रखिएगा। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में सान्याल को रासबिहारी बोस के साथ में ये कहा गया कि उस वक्त के जो वाइस रॉय हार्डिंग थे, इन दोनों ने मिलकर के उनके ऊपर अटैक किया है। तो वही है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, तो उसमें इनको चार्ज भी किया गया था। तो इनसे जुड़े जो भी इंसिडेंट्स हैं वो याद रखिएगा। पहला इंसिडेंट हमने देखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर, दूसरा कि अनुशीलन समिति इन्होंने फाउंड करा था 1913 पटना में, और तीसरा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में रासबिहारी बोस के साथ में मिलकर के इन्होंने वाइसरॉय हार्डिंग को अटैक करा था। इसके साथ साथ में एक्सटेंसिवली ये इन्वॉल्व थे गदर कॉन्स्पिरेसी को लेकर के भी। ठीक है, गदर कॉन्स्पिरेसी सैन फ्रांसिस्को, आप सबको याद होगा। ठीक है, तो उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था और ये अंडरग्राउंड हो गए थे उसके बाद में, जब इनको एक्सपोज किया गया फिर उसके बाद में 1915 में। और ये रासबिहारी बोस के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। इसके साथ साथ बोस जो है वो इसके बाद में जापान भाग गए थे, और सान्याल जो है वो माना गया कि मोस्ट सीनियर लीडर हैं भारत के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के। और इसके अलावा ये मेंटर भी रहे हैं रिवॉल्यूशनरीज के लिए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के लिए मेंटर का भी काम इन्होंने किया। और
सान्याल और महात्मा गांधी जो है वो काफी सारे डिबेट्स में हिस्सा लिया करते थे, जैसे कि एक फेमस जो था उसको पब्लिश किया गया था यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का ही है, तो उस आर्टिकल में पब्लिश किया गया था बिटवीन 1920 और 24। सान्याल जो है वो गांधी जी के खिलाफ थे, उनके जो ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच है कि आराम से चलने वाले अप्रोच में। सान्याल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया गया था। उनका इन्वॉल्वमेंट जब पाया गया काकोरी ट्रेन एक्शन में, क्योंकि इसका नाम हमने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है आफ्टर योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद में, और इसको इम्प्रिजन किया गया सेल्यूलर जेल में अंडमान एंड निकोबार में। इनको फिर बंद कर दिया गया था, वहां का जो कालघर जिसको हम कहते हैं। और जब उन्होंने एक किताब भी लिखा जिसका नाम है बंदी जीवन, तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल से जुड़ा हुआ जो भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो बंदी जीवन बुक जो है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इवन काकोरी ट्रेन एक्शन में भी उनका हाथ रहा है, और इसके अलावा आप यंग इंडिया में भी देख सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है हमारे लिए वो हमारे लिए आता है विंडफॉल टैक्स। अभी ये काफी समय से चर्चा में रहा था और फिर ये है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो सामने आपके है। तो हम यहाँ पर जैसा कि आप सबको बताए हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम रिवीजन के पर्पस से भी यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? अभी विंडफॉल टैक्स को समझने के लिए आप सबको हम एग्जाम्पल ये देना चाहते हैं कि विंडफॉल टैक्स वो टैक्स लगाया होता है जिस कंपनी को, मान लो आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से आपकी रेवेन्यू जो है वो अब 500 रुपए की होने लग गई है, बगैर किसी एडिशनल आपके टैक्स बढ़ाने के या फिर बगैर आपके किसी एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कराने के। अब अगर आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हो फिर भी आपका रेवेन्यू बढ़ गया है, तो उसके ऊपर भारत सरकार टैक्स लगाती है कि भैया अभी आप 100 रुपए मिल रहे थे, अभी आपको 500 मिल रहे हैं, तो इस 500 पे हमको टैक्स देना आप, ठीक है। और इसी टैक्स को कहा गया है विंडफॉल टैक्स। आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश करी है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। सडनली जब आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है, और वो जो रेवेन्यू है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपने एडिशनल कुछ भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई है, कुछ भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कराया है, और वो जो सर्विस आपको मिलता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। यहाँ पे वही है कि टैक्स करने के लिए प्रॉफिट्स को जो कि ये कंपनी डिराइव करती है एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जो प्राइस राइज हुआ एनर्जी में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, तो जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे, जैसे हमारे यहाँ जो भी क्रूड ऑयल वगैरह लाया जाता है, तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, साथ साथ में कहीं ना कहीं आप भारत पेट्रोलियम वगैरह को देखोगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो ये जो कंपनीज हैं, जो इनमें से कुछ महारत्ना भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये कंपनीज जो है वो इनका टैक्स जो है वो बढ़ गया, जो इनको पास में रेवेन्यू आता था वो बढ़ गया। टैक्स तो विंडफॉल टैक्स लगाने के बाद बढ़ा, लेकिन जो रेवेन्यू आता था वो बढ़ गया क्योंकि प्राइस राइज हो रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से। तो इनिशियली आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि क्या है कि आपने कुछ अलग से नहीं किया है और आपको ज्यादा दाम पे मिल रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो दाम ज्यादा है, लेकिन आपको प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में आपका कोई हाथ तो नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। और वहीं पे यह सारा लिखा हुआ है अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इनकम में थ्रू नो एडिशनल एफर्ट और एक्सपेंस। ये है इंटायर विंडफॉल टैक्स का कॉन्सेप्ट। और गवर्नमेंट्स टिपिकली लेवाई करती हैं वन ऑफ टैक्स रिट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से भी लगा सकते हैं, ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स टैक्स ऑन सच प्रॉफिट्स, उसी को हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। और विंडफॉल टैक्स आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। बाहर के सिचुएशन की वजह से अगर कहीं ना कहीं कैटास्ट्रॉफ आता है और उसके वजह से जो भी प्राइस राइज होता है, बेसिकली फिलहाल के लिए ऑयल कंपनीज को टारगेट किया गया है कि इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से दाम जो है वो बढ़ करके आ रहा है, तो इनको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि इन्होंने तो कोई एडिशनल सर्विस नहीं बढ़ाया है, तो इसलिए विंडफॉल टैक्स इनके ऊपर लगाया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने जो करंट अफेयर्स है वो इंडिया और बांग्लादेश को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश मिलकर के फ्रेंडशिप लाइन जो है वो चालू करने की बात कर रहे हैं। फ्रेंडशिप पाइपलाइन क्या है, ये स्टार्ट करेगा सप्लाई करना डीजल बांग्लादेश को ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर जून दिस ईयर। तो आपके सामने ये मैप नजर आ रहा होगा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का। तो ये भारत के नुमलीगढ़ आपके नजर सामने, ये नुमलीगढ़, यहाँ नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से पार्वतीपुर जो कि बांग्लादेश वाले रीजन में जाएगा। और इंडिया का पोर्शन कितना है, बांग्लादेश का पोर्शन कितना है, और बाकी जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं इंडिया बांग्लादेश आप मैप में नजर आ रहा होगा आपको। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन से डीजल जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल पाइपलाइन है ये कैरी करेगा डीजल, कहाँ से, सिलीगुड़ी से और
मार्केटिंग टर्मिनल होगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड टू पार्वतीपुर डिपोट ऑफ बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अलावा ढाका दिल्ली एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ढाका दिल्ली एग्रीमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द ढाका दिल्ली एग्रीमेंट जो फ्यूल ऑयल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश में 15 सालों के लिए इस पाइपलाइन से फर्स्ट फेज में, और इस टर्म को एक्सटेंड करा जाएगा बाकी के कंट्रीज के लिए भी आसपास के। पाइपलाइन की कैपेसिटी होगी 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम होगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है ग्रांट असिस्टेंस देकर के भारत सरकार की तरफ से, यानी कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपने बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये इतने किलोमीटर का है वो आपको याद नहीं रखना है किस तरीके से ये चीजें हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा बांग्लादेश में है, बहुत ही मिनिमल हिस्सा भारत में है। प्री कमीशनिंग जो डीजल इंपोर्ट्स होगा वो अंडरवे में है इस पाइपलाइन के, ठीक है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि जो दोनों देश हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे काफी सारे प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टाइम में, और इसको सिंबल्स ऑफ गुड रिलेशंस भी कहा गया है। ये आप टर्म को याद रख सकते हो, मेंस में लिखने के काम आएगा। जब भी आप इंडिया बांग्लादेश को आप दिखा रहे हो वहां पे आप लिख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऐसा मानना है कि सिंबल्स ऑफ गुड रिलेशंस इससे दर्शाया जा रहा है। बांग्लादेश इंडिया का जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो नए हाइट पे है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफी एनहांस हुआ है बायलैटरल प्रोजेक्ट्स के वजह से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है साउथ एशियन इकोनॉमीज के लिए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। आप देख ही रहे हो इवन चाइना का काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो बांग्लादेश में आपको नजर आ रहा होगा, तो इस वजह से हमें इंडिया को स्पेशल फोकस देने की भी जरूरत है बांग्लादेश को। ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के। इसके अलावा 2020 में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है एक्चुअली वेस्ट बंगाल के साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है भारत में वो क्रॉस कर चुका है बिलियन मार्क, डॉलर मार्क का, और ये कंटिन्यू रहेगा कि ये बढ़ता जाए। और इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो इमर्ज किया है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया के लिए साउथ एशिया में, और 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जाते हैं उसमें 4th लार्जेस्ट है, और साउथ एशिया में ये दोनों लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं एक दूसरे के। रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया था मैत्री सेतु रिवर फेनी के ऊपर, फेनी त्रिपुरा में लोकेटेड है, ठीक है। और बांग्लादेश ने अप्रिशिएट किया था इस चीज को, बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है फेनी ब्रिज को, और कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा रीजन में, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और दोनों साइड्स जो हैं वो अग्री करते हैं कि ट्रेड और ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इंडिया बांग्लादेश का। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप बताना, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास स्कीम। इसको विवाद से विश्वास जो है उसका सेकंड वर्जन भी बात करी गई है इसी साल के यूनियन बजट में। तो जैसा कि हमने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो छोड़ा नहीं जाएगा, वहां से हम उठा करके इसको कवर करेंगे। तो विवाद से विश्वास स्कीम 2 जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है। ये स्कीम एग्जैक्टली टारगेट करता है जो भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, कि उनको सहूलियत हो और उस चीज में जो पेंडिंग लिटिगेसी है उसको कम किया जा सके। तो विवाद से विश्वास ये जो स्कीम है आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट टैक्स फाइल करने वालों से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से उनके लिए यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकता है और बाकी जो भी उनका ग्रीवेंसेस है वो आराम से रिजॉल्व हो सके। और इसी के साथ आई होप आपको जो आज का डेली करंट अफेयर्स है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलिवेंट है वो टॉपिक्स हमने देख लिया है, स्टार्टिंग कि एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हेलीकॉप्टर कर्नाटका, वहां से लेकर के यहाँ तक विवाद से विश्वास तक। फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और बीच बीच में कहीं ना कहीं बराबर गो थ्रू करते रहिए टॉपिक से, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। और बिल्कुल हम आप तक ऐसे ही ग्रेट कंटेंट के साथ में, नए नए इनिशिएटिव्स के साथ में जुड़ते हैं और आप सबका हौसला अफजाई करते रहेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।